अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी में दखल ना दूं, ठीक है, मैं आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अरे भाभी, आप बैठिए ना यहाँ पर। अरे सुनिए तो। कुछ और सुनाना बाकी रह गया है क्या? भाभी, आप तो बुरा मान गई, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या अब तक तुम मजाक कर रही थी? हाँ क्या भाभी जान, शादी की बात अगर मैं आपसे नहीं कहूंगी तो क्या भाईजान से कहूंगी। मगर को मारिए गोली। मैंने सलमान से मुलाकात की तो उसने कहा कि वो अपने भाईजान से पूछकर मुझे फोन पर बता देगा। तो ठीक है, जब उनका फोन आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। खुदा खैर करे, आजकल तेरे तेवर ही बदल गए छोटी। दुश्मनों के साथ दोस्तों की तरह हंस हंस के बातें की जा रही है। जरा मैं भी तो सुनूं, भाभी ननद के बीच ये क्या खुसर फुसर चल रही है? ओफो आपा, आप हमेशा शक की निगाह से क्यों देखती हैं? मैं आपकी बहन हूँ, आपका दुश्मन भला मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? ये तो वक्ती तौर पर गधे को बाप बनाने वाली बात है। लेकिन छोटी, ऐसी क्या बात है जिसके लिए बहू बेगम के नाज नखरे उठाए जा रहे हैं? आपा, मैं आपसे कहने ही वाली थी, लेकिन भाईजान को पता चल गया और बात खुल गई। खुदा खैर करे, ऐसा क्या कर रही है तू कि जहीर ने देखा और नहीं आपा, मुझे गलत मत समझिए। मेरे कॉलेज का एक दोस्त है सलमान, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मुबारक हो। कार्ड वार्ड बढ़ गए या भी छप रहे? आपा हूँ, मुझे दावत नहीं दोगी? कैसी बात करती हैं आप पापा? तो फिर कैसी बातें करूं? इस घर में खिचड़ी पकाई जा रही है और मुझे कुछ नहीं मालूम। हाय हाय, इतनी गैर हूं मैं। अरे तेरी शादी की बात चलाई जा रही है और वो भी बहू बेगम के मार्फत। खुदा खैर करे, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी छोटी की शादी जल्द से जल्द हो। छोटी, तुमने एक बात गौर की है कि तुम्हारी शादी के लिए बहू बेगम क्यों मरी जा रही है? उनके दिल में मोतीचूर के लड्डू क्यों फूट रहे हैं? इस तरफ तो गौर नहीं किया, लेकिन ये जरूर गौर किया है कि मेरी शादी की बात को लेकर वो कुछ ज्यादा ही खुश हैं। अरे क्यों खुश नहीं होगी? उसके रास्ते से तो एक कांटा साफ हो रहा है ना। और रही मैं, तो अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा? मैं तो यही चाहती हूँ छोटी, जिस लड़के से तेरी शादी हो वो यहाँ घर दामाद बन के रहे और तू यहाँ रहकर तेरी भाभी के सीने पर मूंग दलती रहे। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जी आपा, समझ रही हूँ। मैं सलमान से बात करती हूँ। जीती रह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया आपा, कैसी हैं आप? अच्छी। आइए आइए। अरे बढ़िया पा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वसीम तो स्कूल गया है आपा। अच्छा, ये तुम्हारे लिए और ये वसीम के लिए। मगर इसकी क्या जरूरत थी? अरे मजली, फिर वही बात। कितनी बार मैंने तुमसे ये कहा है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारे घर भला मैं खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? मेरा भी कोई फर्ज है कि नहीं अनवर मियाँ? बेशक, आपके इस तोहफे में कितना प्यार है मैं समझ सकता हूँ। अच्छा आपा, घर की क्या खबर है? अरे मजली, मेरा जी क्यों जला रही है? खबर तो इस घर में है, मगर तूने मुझे नहीं बताया। तू क्या समझती है इस घर में और कोई नहीं है जो मुझे अपना समझता है? अच्छा, तो इन्होंने खबर दी है आपको? और नहीं तो क्या। खुदा खैर करे, अनवर मियाँ को लंबी उम्र दे। आपा, खबर मैं करूं या वहीदा करे, बात तो एक ही है। हम दोनों अलग तो नहीं। खुदा खैर करे, अलग हो आपके दुश्मन। आप बस यूं ही हंसते रहिए और ये आंगन किलकारियों से गूंजता रहे। बस ऐसी एक खुशी अल्लाह ताला जहीर मियाँ को भी दे दे। 10 साल हो गए, मगर एक बेटी के अलावा अभी भी गोद सुनी है। इतना बड़ा कारोबार है, अरे चिराग जलाने वाला भी तो कोई चाहिए। थक गई हूं मैं बहू बेगम से कह कह के। किसी बड़े डॉक्टर को दिखाए, चेकअप कराए, मगर मजाल है कि वो मेरी बात सुने।
और जहीर मियाँ को जैसे परवाह ही नहीं। मगर जहीर भाईजान खुद भी समझदार हैं और नसरीन भाभी माशाल्लाह एजुकेटेड है। अनवर मियाँ, पढ़ी लिखी लड़कियों का यही तो रोना है। वो ये बात नहीं समझती कि बेटा एक रोशन चिराग है जो खानदान को बढ़ाता है, नाम चलाता है। आप ही ये बात जहीर मियाँ को क्यों नहीं समझाते? मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मछली का चांद जैसा बेटा खेलेगा इस आंगन में। अब आप बेटा तो खेल रहा है, अब आप बेटी होने की दुआ कीजिए। अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे। फिरोज भाईजान, आप मुझे बुलवा लिया होता। अरे एक ही बात है, मैं तुम्हारे पास आऊं या तुम मेरे पास आओ। मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है, इसलिए तुम्हें एक काम सौंपना चाह रहा हूँ। फरमाइए। ये देखो, ये फाइल है, इसे तुम सुधीर के पास ले जाओ, ठीक है? और भी अगर उसे कुछ डिटेल्स चाहिए तो पूछ के तुम उसे भिजवा देना। ये हमारे नए क्रशर प्लांट का मास्टर प्लान है। भाईजान, अगर ये प्लांट माइंस के आसपास लगाते तो ज्यादा बेहतर होता। ऐसा क्यों सोचते हो तुम? इसलिए कि माइन से प्लांट तक रॉ मटेरियल्स लाने ले जाने का खर्चा बच जाता। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आसपास में कोई ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए ना जहां हम प्लांट लगा सके। फिर तो मजबूरी है। वैसे आपके मुताबिक ये प्लांट कब तक तैयार हो जाएगा? भाई ये तो सुधीर ही बता सकता। भाईजान, एक माइंस की जिम्मेदारी आपने दूल्हे भाई को सौंप रखी है, दूसरे माइंस मैनेजरों के भरोसे पर चल रही हैं। ये क्रशर प्लांट कौन संभालेगा? इसे संभालोगे तुम इस क्रशर प्लांट के मैनेजिंग डायरेक्टर हो। सुधीर ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए उसे इस फाइल पर। भाईजान, आपका हुक्म सर आंखों पर। अरे बेगम, संभाल के। इस कंडीशन में ये सब करना जरूरी है क्या? मैंने आपको कितने बार कहा है कि घर के छोटे मोटे काम नौकरों के हवाले करते हैं। लेकिन बीवी को शौहर के काम करने में जो खुशी महसूस होती है, उसका अंदाजा आपको कहाँ? और मेरी अमानत जो आपके पास है, उसकी खुशी का अंदाजा है आपको? बिल्कुल है, इसलिए तो चलती फिरती रहती हूँ। चलने फिरने से आपकी अमानत बिल्कुल सेहतमंद रहेगी। ये मशवरा किसने दिया? बड़ी आपा ने तो नहीं? अगर दिया भी तो इसमें क्या गलत है? वो यार ताहिरा आप आजकल सही मशवरा भी देने लगी हैं। तो क्या मेरी बहनें सही नहीं कह सकती? अल्लाह करे ये सही की आदत उन्हें पड़ जाए। कम से कम नसरीन भाभी को तो राहत मिलेगी। वैसे देखा जाए तो एक हद तक आपा की बात भी सही है। अगर जहीर भाई को बेटा होता तो कितना अच्छा होता ना। बेगम, अब पढ़ी लिखी होकर क्या दकियानूसी बातें कर रही हैं? आज की 21वीं सदी में इस बात की कोई अहमियत नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती। फिर भी एक आरज़ू, एक ख्वाहिश भी तो होती है। जैसे आपकी ख्वाहिश एक बेटी की है, वैसे ही उनके दिल में भी ख्वाहिश उठती तो होगी ना। रजिया, जरा देखना तो कौन है। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अनवर भैया। वालेकुम अस्सलाम। ये तशरीफ रखिए। भाईजान, भाभी नहीं आई? नसरीन की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें याद किया है और ये तोहफे भेजे। तोहफे देने का तो बस आप लोगों को मौका चाहिए। अनवर भैया, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप तोहफों को तो देखते हैं, तोहफे देने वाले की नीयत नहीं देखते। चलिए, इस मामले में मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। रजिया, भाईजान के लिए जरा चाय तो लाना। अरे नहीं भाई साहब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए ना, आप बैठिए भाई। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ओफो, कितनी मेहनत करते हैं भाईजान। इसी मेहनत के बलबूते पर ही तो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। बड़ी आपा ठीक ही तो कह रही थी, इतनी दौलत का वारिस अब तक पैदा नहीं हुआ। हुआ नहीं तो हो जाएगा, अभी उनकी उम्र ही क्या है।
उम्र गुजरते कितनी देर लगती है, और फिर खानदान का नाम तो बेटे से ही जिंदा रहता है। बेगम, फिरोज माशाल्लाह अनवर भाई के राइट हैंड हैं। कल फिरोज की भी शादी होनी है। क्या फिरोज की औलाद उनके खानदान का नाम जिंदा नहीं रख सकती? और सच बात तो यह है कि खानदान का नाम औलाद से नहीं, उनके किए हुए कामों से जिंदा रहता है। बेशक। क्या मैं अपने पतिदेव को डिस्टर्ब कर सकती हूँ? क्यों नहीं माय डार्लिंग वाइफ। भाई आपको पूरा हक बनता है कि आप जब चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकती हैं। आफ्टर ऑल हम आपके पति जो ठहरे। अभी अभी आपके लिए लंदन से एक फैक्स आया है। देखें तो भाई क्या फैक्ट्स है। ओ नो, लगता है मुझे लंदन जाना पड़ेगा। मिस्टर सुधीर सिन्हा, इंडिया के जाने माने फाइनेंशियल विजिट, जिनका एक पांव जमीन पर और दूसरा पांव फ्लाइट की सीढ़ियों पर रहता है। दूसरों के कारोबार का महल बनाते बनाते उनके पास अपनी बीवी के लिए समय ही नहीं है। अब क्या किया जाए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। भाई ये बात तो तुम सही कह रही हो निमी, लेकिन गुड मॉर्निंग सुधीर भाई। अरे फिरोज, नमस्ते निमी भाभी। आओ आओ बैठो। बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। तुम्हारे भाई साहब लंदन जाने की तैयारी में हैं। सुधीर भाई, ये लीजिए फाइल। लो भाई फाइल। सब गारंटर से साइन करवा लिया है? जी हाँ। लकी गाय, समझो कि तुम्हारा क्रशर प्लांट लग गया। फिरोज का क्रशर प्लांट? हाँ भाई, तुम्हें नहीं पता? जहीर फिरोज के लिए क्रशर प्लांट लगवा रहे हैं, जिसमें मैगजीन का पाउडर बनेगा। अरे वाह फिरोज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी बड़ी खुशखबरी, और ना मिठाई का डब्बा ना मुंह मीठा। भाभी, अभी तक तो सुधीर भाई ने ये प्लांट को कागज पर लगाया है। कागजों से निकलकर इस प्लांट को असलियत का रूप तो लेने दीजिए, फिर मिठाई का डब्बा तो क्या, मिठाई की दुकान उठा लाऊंगा। और सुनाओ, घर में सब कैसे हैं? नसरीन कैसी है? क्या सुनाऊं, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। जी, मैं अभी आती हूँ। चहलकदमी हो रही है या ख्यालों में? वो चले तो ऐसा लगता है जैसे बादे सबा लहराई हो। जब तूफान आता है तो बादे सबा की खुशगवारी भी खत्म हो जाती है। मजाल है किसी तूफान की जो आपको छू भी ले। आप सही रहमत की शरीक हयात हैं। इज्जत अफजाई का शुक्रिया, आपने मेरी मुलाकात मेरे वजूद से करा दी। आपकी उलझी उलझी बातें हमारी समझ के तो परे है भाई। कोई नई उलझन है? बस दिल कुछ पलों की तन्हाई चाहता है। मैं अभी आती हूँ। भाई ये बड़ी भी अभी तक नहीं आई। अब्बू, आप तो जानते ही हैं, जब तक वो इबादत नहीं कर लेती हैं तब तक नहीं आती। आप अभी तक बैठे हैं? हाँ, आपका इंतजार था, सोचा आप आ जाएं तो बिस्मिल्लाह करें। जी। आइए, लो। चलो भाई, ये लो, ले बेटा। आप लीजिए। एक मिनट में देखता हूँ। हेलो, हाँ हाँ वकील साहब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो पूरे पेपर्स तैयार हो गए ना? तो कल अगर आप उन्हें मेरे घर पे भिजवा दें तो एक नजर मैं भी मार लूं। जी शुक्रिया। किसका फोन था? अपने वकील साहब का फोन था। उनसे क्या काम पड़ गया आपको? अब इस वक्त घर के सभी बंदे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूं यही मुनासिब वक्त है कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ये घर बेचने का फैसला कर लिया है।
फारूक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? ये बंगला बेचने की नौबत कहां से आ गई? जहीर मियां ने मेरा कर्ज चुकाकर मेरी फैक्ट्री को नीलाम होने से बचाया। एवज में मैंने फैक्ट्री उनके नाम पर कर दी। मगर अब्बू, जब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं, तो फिर बंगला बेचने की जरूरत क्या है? बेटी, मैंने सारी जिंदगी काम किया है, अब फैक्ट्री तो रही नहीं, तो मैं काम कहां करूंगा? मैं सोच रहा हूं बंगला बेचने से जो भी रकम आएगी उसमें से कुछ रुपयों से एक छोटा सा फ्लैट ले लेंगे, बाकी के रुपए से एक नया कारोबार शुरू कर दूंगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारा इससे भी बड़ा बंगला होगा। अब्बू, जब एक इंसान किसी जगह बरसों रहता है तो उस जगह की मिट्टी से भी उसे मोहब्बत हो जाती है। और फिर मैं तो पैदा ही इस बंगले में हुई हूँ। बड़ा अजीब लग रहा है ये सुनकर कि आप हमारा ये घर बेच रहे हैं। बेटी, हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं जो ना चाहकर भी उसे इस किस्म के कदम उठाने पड़ते हैं। फारूक भाई, मैंने सुना है आजकल बैंकों से भी कर्ज मिल जाता है। आप किसी बैंक से कर्ज लेकर कारोबार क्यों नहीं शुरू करते? बड़ी भी कर्ज तो मैं ले लूंगा, लेकिन आप जानती हैं आजकल हालात बहुत गड़बड़ हैं। खुदा ना खास्ता मैंने बैंक से कर्ज ले लिया, कारोबार शुरू कर दिया, और अगर कारोबार न चल पाया तो ये बंगला नीलाम होने की नौबत आ जाएगी। अब्बू, नसरीन बेटी, आओ। ऐसा क्या हो गया अब्बू कि बंगला बेचने की नौबत आ गई? बेटी, मैं एक नया कारोबार शुरू करना चाहता हूं। तो इसके लिए बंगला बेचने की क्या जरूरत है? मैं जहीर से बात करूंगी, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। बेटी, बार बार जहीर के सामने हाथ फैलाना अच्छी बात है क्या? यही क्या कम है कि उसने हमारी फैक्ट्री नीलाम होने से बचा ली? अब्बू, आप बंगला बेचेंगे तो रहेंगे कहाँ? अब्बू कहते हैं कि बंगला बेचकर एक फ्लैट ले लेंगे। आप सबको इतने बड़े बंगले में रहने की आदत पड़ चुकी है, चारों तरफ से बंद छोटे से फ्लैट में आप लोगों का दम घुट जाएगा अब्बू। बेटी, दिन भर घर में बेकार बैठ बैठ कर मेरा दम घुट रहा है। यहां हर आदमी को अपनी सहूलियत का फिक्र है, मेरा किसी को ख्याल नहीं। अब्बू, अब्बू सुनिए तो। अब्बू,